नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 17 मार्च 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, जो कि सुबह 9:23 तक रहेगा। फिर 9:23 के बाद से चतुर्दशी तिथि हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1962 में आज ही के दिन भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था। वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। उनकी उपलब्धियां विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। और साल 1990 में आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया और बैडमिंटन को भारत में नई पहचान दिलाई। वहीं साल 1996 में आज ही के दिन श्रीलंका ने 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप जीता। यह श्रीलंका की क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। और साल 1866 में आज ही के दिन आगरा हाई कोर्ट की स्थापना की गई। बाद में 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत में फ्यूल सप्लाई पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में क्रूड ऑयल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश के किसी भी पेट्रोल पंप या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। सरकार ने कहा कि पीएनजी और सीएनजी की 100% सप्लाई भी जारी है। लोगों से अपील की गई है कि पैनिक बाइंग से बचें, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को सरकारी संपत्ति पर लगे पोस्टर और बैनर हटाने तथा सरकारी वाहनों और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चुनाव अवधि में सरकारी खर्च पर विज्ञापन देने पर भी रोक लगा दी गई है। शिकायतों की निगरानी के लिए सी विजिल ऐप और 1950 हेल्पलाइन को सक्रिय किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 34,122 करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया है। वित्त मंत्री परमजीत सिन्हा रॉय ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करीब 8940 करोड़ रुपए का प्रावधान कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2482 करोड़ रुपए और शिक्षा क्षेत्र के लिए 6439 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में नई यूनिवर्सिटीज, ग्रामीण बाजार, आईटी पार्क और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने की भी योजना शामिल है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया की सरकार और वहां के लोगों का धन्यवाद किया है। उन्होंने ईरान से 550 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहयोग देने के लिए आभार जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस कठिन समय में आर्मेनिया का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारतीय दूतावासों की मदद से कई नागरिकों को ईरान से आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया, जहां से उनकी भारत वापसी की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अब तक 2,19,000 से अधिक लोग भारत लौट चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशंस की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया के कई देशों में एयर स्पेस बंद होने के कारण भारतीय एयरलाइंस को 4300 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं विदेशी एयरलाइंस ने भी 1100 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं। उन्होंने कहा कि भारत लगातार संबंधित देशों के एयर रेगुलेटर्स के साथ 24/7 संपर्क में है और जैसे ही एयर स्पेस उपलब्ध होता है, उड़ानें संचालित की जाती हैं। कतर में स्थित भारतीय दूतावास दोहा ने जानकारी दी है कि कतर एयरवेज अगले 2 दिनों में भारत के लिए 3 विशेष उड़ानें संचालित करेगी। ये फ्लाइट्स दोहा से न्यू दिल्ली, मुंबई और कोची के लिए उड़ान भरेंगी, जिससे फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस आने में मदद मिलेगी। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे टिकट एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से बुक करें और फ्लाइट अपडेट जरूर जांचें। साथ ही बिना कंफर्म्ड टिकट के एयरपोर्ट न पहुंचने की भी अपील की गई है। भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीयों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर रहा है।
दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद अस्थायी रूप से बंद की गई उड़ान सेवाएं अब धीरे धीरे फिर से शुरू कर दी गई हैं। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यात्रियों से कहा कि वे अपनी उड़ान की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एयरलाइन से संपर्क करें। सोमवार को एक ड्रोन ने एयरपोर्ट के पास मौजूद फ्यूल टैंक को निशाना बनाया, जिससे भीषण आग लग गई और आसमान में काला धुआं फैल गया। आपातकालीन टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इसी बीच अबू धाबी में एक मिसाइल हमले में एक नागरिक की मौत की भी पुष्टि हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर अमेरिका के दबाव के बीच कई देशों ने फिलहाल अपने जहाज भेजने से इनकार कर दिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाई टाकाइची ने कहा कि जापान की फिलहाल नौसैनिक जहाज तैनात करने की कोई योजना नहीं है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ किया है कि उसे इस बारे में कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है, इसलिए जहाज भेजने का फैसला नहीं लिया गया है। दूसरी ओर साउथ कोरिया ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और किसी भी कदम से पहले सावधानी पूर्वक समीक्षा करेगा। इस बीच यूके के प्रधानमंत्री कायर स्टारमर ने अमेरिका और कनाडा के साथ स्थिति पर चर्चा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान एआई का इस्तेमाल कर गलत जानकारी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस के जरिए नकली सैन्य हमलों को दिखाकर अपनी ताकत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि कुछ रिपोर्टों में अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेन्स और शिप्स को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन ये सभी दावे पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले और आग लगने की तस्वीरें भी फर्जी हैं। ट्रंप ने कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों पर भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने करीब 7 देशों से युद्धपोत भेजने की अपील की है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखा जा सके। यह जल मार्ग बेहद अहम है क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने इस पर पक्की सहमति नहीं दी है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि कई देशों के जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग दिया गया है। इस बीच क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं और संघर्ष में अब तक हजारों लोग प्रभावित हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब तीसरे सप्ताह में पहुंच गया है। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ कम से कम 3 और हफ्तों तक युद्ध की योजना तैयार कर ली है। इजरायली सेना ने बताया कि उनका लक्ष्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और सुरक्षा ढांचे को कमजोर करना है। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। यूएई के फुजैरा पोर्ट और दुबई एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन हमलों से कुछ समय के लिए गतिविधियां प्रभावित हुईं। संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी प्रभावित हुआ है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार होता है। भारत के मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में इस वित्त वर्ष के दौरान स्थिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल से फरवरी 2025-26 के दौरान भारत का कुल निर्यात 790.86 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.79% अधिक है। इस वृद्धि में इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और एग्री प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा। वहीं सर्विसेज सेक्टर ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और निर्यात 387.93 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि इसी अवधि में आयात बढ़ने के कारण ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 310.60 अरब डॉलर हो गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में 15 करोड़ 82 लाख से अधिक घरों तक नल से पानी पहुंच चुका है। राज्यसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री भी सोमन्ना ने बताया कि यह देश के कुल ग्रामीण घरों का लगभग 81.7% है। यह मिशन 2019 में शुरू किया गया था। उस समय केवल 3.23 करोड़ घरों में ही नल का पानी उपलब्ध था। अब तक 12.58 करोड़ से अधिक नए घरों को टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही हर ग्रामीण घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाया जाए। ऑस्कर अवार्ड्स में इस बार नॉर्वे की फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू ने इतिहास रच दिया है। निर्देशक जोचिम ट्रियर की इस फिल्म ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर अपने नाम किया। यह पहली बार है जब किसी नॉर्वेजियन फिल्म ने इस श्रेणी में जीत हासिल की है। इससे पहले नॉर्वे की 6 फिल्मों का नामांकन मिला था, लेकिन जीत नहीं मिली थी। फिल्म एक टूटी हुई पारिवारिक रिश्तों और भावनात्मक मेल मिलाप की कहानी को दिखाती है। फिल्म में रिने ट्रिन्सबे और स्टेलन स्कार्सगार्ड ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस जीत को नॉर्वे की सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा की सराहना करते हुए इसे इंडिया ईयू संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट बताया।
उन्होंने वैश्विक हालात और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचारों की भी सराहना की। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में प्रयास तेज हो रहे हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में कल भारतीय रुपया हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ। कल के कारोबार में रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 92 रुपये 42 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर की वैश्विक ताकत को मापने वाला डॉलर इंडेक्स भी दिन के कारोबार में करीब 100.01 के स्तर पर रहा। फॉरेक्स मार्केट के जानकारों के अनुसार वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेश के प्रवाह का असर रुपए की चाल पर देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतें रुपए की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। नई दिल्ली में कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। इसी क्रम में उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू ने भी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,917 से 15,965 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रही है। यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 1,59,170 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 270 से 275 रुपये प्रति ग्राम है। यानी लगभग 2,70,000 रुपये प्रति किलो के आसपास चांदी बिक रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।